हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे विज़न आईएएस की सोशल इशू की मैगज़ीन PT 365। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वुमेन एंड चिल्ड्रन और इसमें सब टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली, अब ये याद रख लो कि जेंडर गैप इंडेक्स है उसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बता रखा है ये 1971 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, नॉन प्रॉफिट के लिए नहीं था ये, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन है, ठीक है। और ये किससे रिलेट करता है, और इसमें बिजनेस, पॉलिटिकल लीडर्स और सोसाइटी तो शेप करने के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल एजेंडा है, उनको फॉलो करता है ये सारा, ठीक है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस इतना ही कर लो, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के बारे में क्या बताया हुआ है, ये बात सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 2006 में हुई थी इसमें, ठीक है। और इसमें बता रखा है इसमें 4 डायमेंशन ली जाती है। ये बताता है कि कंट्री में क्या है, जेंडर की कितनी पैरिटी, कितनी इक्वालिटी है, ठीक है। तो 153 इसमें टोटल कंट्रीज़ है, तो इसमें 4 डायमेंशन ली जाती है उसमें चेक करने के लिए। एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब इकोनॉमी में फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है, उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सेकंड क्या है, एजुकेशन, उनकी एजुकेशन रेट अटेनमेंट कितनी है, मतलब कितनी उन्होंने एजुकेशन अटेन किया। थर्ड है हेल्थ और सर्वाइवल, उनकी हेल्थ कैसी है और कैसे सर्वाइव कर रही हो। फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये 4 है, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। और उसके बाद बता रखा है इसमें एक और बता दिया कि अब प्रोफेशन ऑफ फ्यूचर है वो और ऐड कर दिया है। जेंडर गैप पूछा है कि प्रोस्पेक्ट इन प्रोफेशन ऑफ फ्यूचर, की फ्यूचर में क्या प्रोफेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद बता रखा है इंडिया ने अपनी पोजीशन है वो 4 प्लेस स्लिप कर दी है, 112 रैंक है, 153 कंट्रीज़ में से 112 रैंक है इंडिया की। उसके बाद बता रखा है कि 2/3 ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप में के इक्वल है ये, ठीक है। इसका इंडिया का स्कोर था 66.8 था इसमें बता रखा है कि इंडिया ने इम्प्रूव किया, किस फील्ड में इम्प्रूव किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इम्प्रूव किया इंडिया ने, ठीक है। और बाकी तीनों इंडिकेटर में ये पीछे चल रही है। उसके बाद बता रखा है इंडिया एक ओनली कंट्री है 153 कंट्रीज़ में जिसमें क्या है, इकोनॉमिक जेंडर गैप इंडेक्स है वो लार्जर है पॉलिटिकल वन से, मतलब बाकी सब में इकोनॉमिक में लेडीज़ ऊपर है, बट इंडिया में इकोनॉमिक्स में सब लेडीज़ सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि जो हेल्थ सर्वाइवल गैप है उसमें क्या बता रखा है कि लो सेक्स रेशियो की वजह से मोस्टली एट बर्थ पे जो लो सेक्स रेशियो होता है, मतलब लड़कियों को या तो बर्थ होने से पहले मार दिया जाता है या फिर बर्थ में के टाइम पे लड़कियों की संख्या कम है, ठीक है। इसमें कितने मतलब 91 गर्ल्स पर 100 बॉयज़, ठीक है। और इसका मेन रीज़न क्या क्या है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, की वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होती है, फोर्स मैरिज है और डिस्क्रिमिनेशन इन द उनकी हेल्थ में डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं उसमें, जैसे घर में होता है मम्मी वगैरह तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, बहुत कम रखती है, लड़कियों का बहुत कम रखती है लड़कियाँ या लेडीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान, और पापा या भाई वगैरह किसी को कुछ हो जाता है तो फटाफट उन्हें डॉक्टर के जाने के लिए बोला जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़, आदत है उनको, ठीक है। उसके बाद बता रखा है ये ट्रेंड है एजुकेशन में थोड़ा पॉजिटिव है, एजुकेशन के गैप में, इसमें बता रखा है प्राइमरी टू टर्सरी एजुकेशन है उसमें जो वुमेन का शेयर है स्कूल को अटेंड करने वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मैन से। बट फिर भी 66% वुमेन है वो लिटरेट है एज़ कम्पेयर टू 82%, मैन 82% है, वुमेन है 66%, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि इनमें इस इंडेक्स के अंदर बांग्लादेश, हमारे सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें बांग्लादेश ने टॉप किया है, ठीक है, बांग्लादेश ने टॉप किया। और दूसरे इंडिया की पोजीशन है 112 है, तो इंडिया के बाद तो बस भूटान और पाकिस्तान है, देख लो अब इतना। और सबसे फर्स्ट कंट्री है आइसलैंड, सेकंड नॉर्वे, थर्ड है फिनलैंड, ये सबसे ऊपर है। अब इसमें देखो इंडिया की बता रखी है हेल्थ और सर्वाइवल वाले में सबसे इसमें बता रखी है हेल्थ सर्वाइवल में 150, इसमें 149, 153 कंट्रीज़ में तो सबसे कम है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में रैंक अच्छी है ये, एजुकेशन में भी थोड़ा ऊपर हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा SDG जेंडर गैप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स, ये इसका जेंडर इंडेक्स है। इसमें बता रखा है कि ये मेज़र करता है ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी को, और इंडिया है इसमें 95 रैंक है 129 कंट्रीज़ में से, उनमें 112 था जेंडर गैप इंडेक्स में, और ये SGD जेंडर गैप इंडेक्स है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि
ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इक्वल मेजर्स के द्वारा, इक्वल मेजर्स 2030 के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और ये किस किस का जॉइंट एफर्ट है? रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उनका है। उसमें कौन कौन से? अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एशियन पैसिफिक रिसर्च एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन है, बिल एंड गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन है, और है प्लान इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ कोलिशन। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद कर लो कि डेवलप किसने किया? इक्वल मेजर्स 2030 ने। इसमें बता रखा है 51 जेंडर स्पेसिफिक इंडिकेटर इंक्लूड करते हैं, जिनमें से क्या होता है? जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनमें अक्रॉस 14, उनमें से 14 को लेके चेक किया जाए। ठीक है, क्या क्या कवर करता है? पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब चेक करता है। ठीक है, इसमें बता रखा है इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो 0 से 100 के बीच में चेक किया जाता है। स्कोर जो 100 होता है वो बताता है कि भाई जेंडर इक्वालिटी है उनकी में अच्छी से। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट पर आगे बता रखा है कि इंडिया के बारे में क्या बता रखा है। इंडिया हमारा है जो बॉटम पे है एशिया में, और एशिया और पैसिफिक रीजन में इंडिया सबसे नीचे जा चुका है। तो एशिया में 27 में से 17th में, और पैसिफिक में इसका स्कोर टोटल है 56.2 है। सबसे वेरी पुअर कैटेगरी में आता है इंडिया। ठीक है, और इंडिया का जो हाईएस्ट गोल स्कोर है किस केस में है? प्राइमरी एजुकेशन में, हेल्थ में, हंगर में, न्यूट्रिशन में, एनर्जी में। ठीक है, लोवेस्ट गोल स्कोर है किस केस में? प्रपोर्शन ऑफ सीट हेल्ड बाय वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट में वुमेन की सीट सबसे कम है। सेकेंड है उनकी पार्टनरशिप में। उसके बाद बता रखी है कि इन 10 बॉटम कंट्रीज़ में बता रखी है कि इनमें कम है। और इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और क्लाइमेट इनमें नीचे है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल कंसल्टेशन ऑन रिव्यू ऑफ बीजिंग +25। अब इसमें नेशनल कंसल्टेशन है, इसके लिए क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि जो हमारा बीजिंग डिक्लेरेशन है उसके 25 ईयर्स हो गए थे। ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन के प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड ह्यूमन वुमेन ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसकी जो बीजिंग +25 मतलब 25 ईयर्स हो चुके हैं बीजिंग जो डिक्लेरेशन था उसको। अब बीजिंग डिक्लेरेशन सबसे पहले क्या था ये देखो पहले। ठीक है, 1995 में बना था ये। ठीक है, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था ये वुमेन के लिए। इसमें बता रखा है कि बीजिंग में हुआ था। ठीक है, और ये लार्जेस्ट गैदरिंग है यूनाइटेड नेशन की। किसकी चीज़ के लिए फोकस करता है? ये जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए फोकस करता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की थी, ये 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। और 4 कौन कौन सी थी? फर्स्ट वाली थी मैक्सिको सिटी में 1975 में, सेकेंड कोपेंगन में और 1980 में, और थर्ड हुई थी नैरोबी में। ठीक है, और ये BPFA है जो हमारा बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है। ये हमारा क्या करता है? स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है और एक्शन करता है वुमेन के एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए 12 क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न में। ठीक है, और क्या करता है कि वर्ल्ड वाइड प्रोग्रेस इम्प्लीमेंटेशन, इसको BFTA को BPFA है बीजिंग कॉन्फ्रेंस को वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करता है। ठीक है, हर एक 5 साल में इसकी प्रोग्रेस है वो चेक करता है। उसके बाद बता रखा है रिव्यू कौन करता है इसको? कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, CSW, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। ये इसको हर 5 साल में चेक करता है कि क्या है। और कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये एक फंक्शनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, इकोसोक का। ठीक है, ये प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंट बॉडी है। ये क्या करती है कि जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। ये लीगली बाउंड डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब ये बस रिकमेंडेटरी है, ये गाइड कर सकते हैं UN को। ठीक है, लीगली बाउंड नहीं है। गवर्नमेंट को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वैसे इनको रिकमेंड कर सकती है। ये पहली बार है जो रोकता है कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस के, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेशन अगेंस्ट किस किस के, गर्ल चाइल्ड के राइट्स की वायलेशन को रोकता है और उनके डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। ठीक है, और इसमें बता रखा है और भी इंक्लूड करता है जो क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न, उसमें क्या क्या बता रखे हैं? जैसे चाइल्ड मैरिज को, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जेनिटल म्यूटिलेशन और प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन, ये सब चीज़ें हैं, इन सब को भी रोकता है। अब बता रखा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो इंडिया में बनाया गया है, उसमें क्या बता रखा है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1992 में बनी थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या एक चेयरपर्सन होगा। उसके बाद बता वो जो
हु इज़ कमिटेड टू कोज ऑफ वुमेन से कमिटेड होना चाहिए, वुमेन से रिलेटेड होना चाहिए। 5 मेंबर होंगे जो वेरियस फील्ड में होंगे, 1 मेंबर सेक्रेटरी होगा। उसके बाद बता रखे ऑल जितने मेंबर है वो सारे नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब मैंडेट क्या, कमीशन के लिए क्या मैंडेट है ये बताया, सेफ गार्ड करता है राइट्स ऑफ वुमेन ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, उनको सेफ गार्ड करता है। और स्टडी करता है प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वुमेन, वुमेन जो प्रॉब्लम फेस कर रही है करंट डे में उनके लिए रिकमेंडेशन करता है, उनको इराडिकेट करने के लिए, उन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इवेलुएट करता है वुमेन के, इंडियन वुमेन के स्टेटस को टाइम टू टाइम पे इवेलुएट करता है। उसके बाद फंडिंग करता है, और जो फंडिंग करता है और जो केस वुमेन के राइट्स के वोलेशन में जो केस हो रहा है उनके लिए फंडिंग करता है, उनके लिए केस लड़ता है, ठीक है। यूएन वुमेन के लिए के बारे में बताया गया है, यूनाइटेड नेशन की एंटिटी है, 2010 में एस्टेब्लिश की गई थी। ये किसको डेडिकेटेड है, जेंडर इक्वालिटी के लिए और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। उसके बाद बता रखा है ये किस विज़न को, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए वुमेन एंड गर्ल्स आर स्टैंड बिहाइंड, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कानून आए हैं। पहला है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन लॉ एक्ट 2000, अब ये एक्ट बन गया 2019। अब न्यूज़ में क्या था कि प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को, और ये किसको रिप्लेस करेगा, मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑफ एक्ट 1986। और इनेक्टेड आफ्टर, ये कब बना था, शाहबानो केस जब 1985 में बना था, उसके बाद ये केस बना था 1986 में, ठीक है, ये एक्ट बना था। अब इसको रिप्लेस करने के लिए 2019 में नया एक्ट लाया गया है, इसको प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी, मतलब ये अब एक्ट बन चुका है। उसके बाद बता रखा है इस एक्ट की क्या क्या प्रोविज़न है, ये बता रखा है कि इनवैलिडेट करता है किसको, कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, तलाक की बिद्दत बोलते हैं जिसको, उसको वॉइड और इलीगल घोषित करता है ये, ठीक है। ये ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनल ऑफेंस बताता है और इसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन भी है, ठीक है। और ये इस ऑफेंस को कोग्निजिबल बताता है, मतलब बिना वारंट के पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद बता रखा है कि इसमें कब अरेस्ट करेगी, जब जिसके साथ ये जो मैरिड मुस्लिम वूमेन है जिसके साथ ये तलाक का जिसके साथ हुआ है वो या उसके ब्लड रिलेशन के कोई पर्सन है, वो पुलिस को जाके कंप्लेन करे तो ही होगा, और बाकी केस में नहीं होगा, ठीक है। कोग्निजिबल ऑफेंस का बता ही दिया कि अक्यूज को बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और क्या क्या बताता है, रिकन्सिलेशन का भी स्कोप बताता है कि आप सुलह भी कर सकते हो, आप अगर कोई सुलह करना चाहता है तो ठीक है। इसके लिए हमें निकाह हलाला प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब निकाह हलाला आगे बताएंगे क्या होता है। इसके बाद बता रखा है अगर दोनों साइड अगर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चाहते हैं और सेटल करना चाहते हैं डिस्प्यूट को, तो सेटल भी कर सकते हैं। उसके बाद अलाउंस बता रखा है कि मुस्लिम वुमेन है जिसके लिए तलाक डिक्लेयर किया गया है, वो सब्सिस्टेंस अलाउंस ले सकती है अपने हस्बैंड से और अपने लिए और बच्चों डिपेंडेंट बच्चों के लिए, ठीक है। और जो अलाउंस है वो जो मिलेगा, जो उसको पैसा वगैरह मिलेगा वो मजिस्ट्रेट तय करेगा, ठीक है। और कस्टडी की बता रखी है कि मुस्लिम वुमेन है जिसको तलाक ले रही है वो अपने माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी ले सकती है, और ये कस्टडी का मैनर है वो भी मजिस्ट्रेट बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद ओरिजिनल बिल से क्या चेंज हुआ है, ये एक तो ऑफेंस को कोग्निजिबल बता दिया है, ठीक है। ये कब होगा, जब वुमेन हो या उसके ब्लड रिलेशन के कोई भी कंप्लेन करेंगे पुलिस को तो। सेकंड बता रखा है कि कंपाउंडेबल है, बता रखा है कि इसको दोनों पार्टी जाके सेट भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि बस सेट नहीं हो सकता। उसके बाद अपने आपस में भी सेट कर सकती है वहाँ जाके भी, ठीक है। थर्ड बता रखा है कि मजिस्ट्रेट है वो बिल को ग्रांट करेगा तभी करेगा जब उसकी वाइफ से सुन लेगा कि बात हियरिंग के बाद, ठीक है। इसमें बता रखा है पेरिस फॉर्म तलाक की बता रखी है, तलाक के क्या क्या फॉर्म है। पहला बता रखा है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो जिसको तलाक की बिद्दत बोलते हैं, उसमें क्या बताता है कि एक आदमी 3 बार तलाक बोल देता है तो तलाक हो जाती है, या वो फ़ोन पे बोले या सामने बोले या लिख कर बोले या टेक्स्ट मैसेज कर दे, इन सब से तलाक हो जाता है, इमीडिएट तलाक हो जाता है, ठीक है। और ये वापस नहीं किया जा सकता अगर आदमी सुलह करना चाहे तो भी। और इसके लिए एक तरीका है इसको वापस करने के लिए कि उसको जो है उसको किसी और से शादी करनी पड़ेगी उस औरत को, और निकाह हलाला प्रोसेस के थ्रू जाकर फिर उस आदमी को तलाक देकर वापस हस्बैंड के पास आना पड़ेगा, उससे दोबारा शादी करनी पड़ेगी। ये है हमारा तलाक की बिद्दत जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है। और सेकंड है तलाक की सुन्नत। तलाक की सुन्नत में क्या होता है कि एक बार अगर हस्बैंड ने तलाक कह दिया वाइफ को तो उसको 3 महीने का इद्दत पीरियड मिलेगा, इस 3 महीने का पीरियड मिलेगा, उसको इद्दत पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में क्या है कि हस्बैंड और वाइफ ये सुलह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि
अगर वो साथ में रहना चाहते हैं 3 महीने में, मतलब अगर उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन का कुछ भी केस होता है तो तलाक का वो रिवोक मतलब कैंसिल माना जाएगा, वो साथ रहने के लिए रेडी हो जाते हैं तो 3 महीने के टाइम में। उसके बाद बता रखा है अगर तलाक पीरियड ऑफ इद्दत अगर वो समाप्त हो जाता है 3 महीने वाला टाइम, तो हस्बैंड है वो तलाक को कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये कैंसिल नहीं होगा, ये फाइनल हो जाएगा और तलाक मिल जाएगा उसको। ये आइडियल फॉर्म है तलाक देने की, ठीक है, मुस्लिम में। उसके बाद बता रखी है कि नेक्स्ट बता रखी है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों न्यूज़ में था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि अपने जजमेंट में ये कहा है कि जो ब्रदर इन लॉ है वो भी मेंटेनेंस दे सकता है विक्टिम को, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो सेम घर में रहते हैं और सेम रूफ के नीचे रहते हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, तो एक जॉइंट फैमिली में, तो अगर किसी का हस्बैंड उसका हस्बैंड नहीं कमाता है तो उसका ब्रदर इन लॉ है वो भी उसको पैसे दे सकता है, ठीक है। उसके बाद बता रखा है मेंटेनेंस दे सकते हैं। उसके बाद बता रखा है ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें बता रखा है कि ये एलिमिनेट करता है ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो सबको एलिमिनेट करता है। इसकी डेफिनेशन बता रखी है, डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डेफिनेशन है इसका अकॉर्डिंग, इसमें बता रखे नॉट ओनली फिजिकल बट वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक वायलेंस, ये सारी वायलेंस के अंडर, डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर ही कवर होगी। इसमें बता रखा है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ इसने कि क्या इंक्लूड करता है इसमें, मैरिड वुमेन, मदर, सिस्टर और डॉटर और सिस्टर, ये सारे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कवर होंगे, ठीक है। और ये उन वुमेन को प्रोटेक्ट करता है जो लिव इन रिलेशनशिप में है, उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें क्या मदर और ग्रैंड मदर और फैमिली मेम्बर सबके लिए है ये, ठीक है। और ये बट इसमें क्या एक्सक्लूड किया गया है, जो मैरिटल रेप है उसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन बता रखे हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, इसमें वुमेन है वो फाइनेंशियल कंपनसेशन ले सकती है और मेंटेनेंस ले सकती है अब्यूजर से, अगर वो अलग अलग रहना चाहे तो, ठीक है। उसके बाद अगर वो अलग अलग रहते हैं तो, और उसको राइट टू सिक्योर हाउसिंग घर लेने का उसको अधिकार है, और राइट टू डिसाइड इन द मैट्रिमोनियल और शेयर्ड हाउस, अगर उसकी जहाँ शादी हुई है उस घर में भी उसको अपना शेयर लेने का अधिकार, उसका वहाँ रहने का अधिकार है, ठीक है, चाहे वो उसके नाम पे हो या ना हो। उसके बाद बता रखा है ये रेजिडेंस ऑर्डर से सिक्योर किया जाएगा, जो कोर्ट पास करेगी उस ऑर्डर से उसको सिक्योर किया जाएगा कि वो उस घर में रह सकती है, ठीक है, चाहे उसके नाम पे हो या ना हो। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर भी पास करेगा उसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो कोर्ट में जा सके, ठीक है। उसके बाद बता रखे हैं, और दूसरा ये है कि जो अब्यूज़र है वो उसको परेशान ना किया जा सके, जो सर्वाइवर को है वो उसको परेशान ना करे, ठीक है। इसमें पनिशमेंट बता रखी है कि मैक्सिमम 1 साल की पनिशमेंट है डोमेस्टिक वायलेंस में, 20,000 रुपये का फ़ाइन है और दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो प्रोवाइड किया जाता है, पर अपॉइंटमेंट की जाती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, और एनजीओ करते हैं वुमेन को मेडिकल एग्जामिनेशन में और लीगल एड या उसको शेल्टर देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, तो उसके बाद लाइबिलिटी में क्या क्या एक्सक्लूजन है। उसके बाद एनी पर्सन हु इज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और बीइंग लाइक कमिटेड, तो ये बता रखी है कोई कमिटेड हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ वायलेंस हुआ है तो इन्फॉर्म कर सकती है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको बता सकती है वो, ठीक है। उसके बाद बता रखे हो, और जो इम्पोर्टेंट जिसमें जजमेंट कौन कौन से हैं इसके लिए देखिए, अब 2005 में बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या पहल किया था कि रूलिंग था डोमेस्टिक वायलेंस है वो वुमेन के सेफ गार्ड करता है तो वुमेन अगेंस्ट मैरिटल अब्यूज़ से उसको सेफ गार्ड करता था, और वो डिवोर्स के बाद भी अप्लाई होता है, अगर किसी का डिवोर्स हो गया उसके बाद भी मैरिटल अब्यूज़ नहीं कर सकते उसको, ठीक है। उसके बाद बता रखा है अडल्ट मेल का वर्ड है उसको चेंज कर दिया, अब इसकी जगह इसमें सब कुछ कि किस किस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है, दूसरी वुमेन के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस में जिसने साथ दिया था, ठीक है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया है कि वे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एक्सप्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि वुमेन अपने आप कमाती है तो वो मेंटेन कर सकती है खुद को, ठीक है। वुमेन की वाइफ की अर्निंग पर डिपेंड नहीं करेगा, फिर भी उसको मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी अगर वो कमाती है तो भी। आगे देखिए
से रिलेटेड और क्या लाया है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये एक क्रिमिनल लॉ है। ये पनिश करती है कि देना और लेना, डोरी का लेना और देना दोनों को पनिश किया जा सकता है। इस्लाम में अगर कोई लेता है डोरी या डिमांड करता है, देता है, तो उसको क्या होता है 6 महीने की उसको सज़ा हो सकती है और 5,000 रुपये का फ़ाइन हो सकता है। और सेक्शन 498 इंडियन पिनल कोड का है, इसमें ये क्रिमिनल है, ये अप्लाई करता है, ये अप्लाई होता है हस्बैंड्स पे या उसके रिलेटिव पे जिन्होंने वुमेन के साथ क्रूरता की है, ठीक है। और इसको बता रखा है कि इमीडिएट अरेस्ट का प्रोविज़न कर दिया अभी इसमें 498A में। उसके बाद बता रखा है हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट, वहाँ पे परेशान करना वर्क प्लेस पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया है कि हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे कोई भी वुमेन के साथ हैरेसमेंट होती है तो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया गया अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस पे, ठीक है। उसके लिए प्रिवेंशन, उसके रिट्रेसल, उसकी कंप्लेंट के रिट्रेसल के लिए आगे बता रखा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में क्या क्या बता रखा है, ये बता रखा है कि इट सीक्स टू प्रोटेक्ट, ये वुमेन को सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करता है वर्क प्लेस पे। और इसमें बता रखा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को डिफाइन करता है और क्रिएट करता है, उसको रिड्रेस, जो उसकी कंप्लेन है उसको रिड्रेस करता है, उसको सोल्व करता है। उसके बाद इसमें एग्री वुमेन की डेफिनेशन दी गई है। एग्री वुमेन क्या होती है, हु गेट प्रोटेक्ट अंडर द एक्ट इज़ एक्सट्रीमली वाइड टू कवर, इसमें एग्री वुमेन में ऑल वुमेन कवर की गई है, उनकी एज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और उनके ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक या प्राइवेट, कस्टमर या डोमेस्टिक वर्कर, सबको इसमें सब तरह के वुमेन को लिया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट नहीं होगी, सब होगी, डोमेस्टिक वर्कर से लेकर और जितनी ही जॉब, गवर्नमेंट जॉब तक, सब हायर पोस्ट तक सब वुमेन को कवर किया गया है, ठीक है। ये एग्री वुमेन में सब वुमेन आ गई। और कंसेप्ट ऑफ क्विड प्रो हैरेसमेंट है, मतलब ये इसमें मुआवजे वाले कंसेप्ट है। और होसाइल वर्क एनवायरनमेंट है, वो भी इसमें कवर होता है कि अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं तो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है, ठीक है। और किसी तरह का कोई अच्छा सा बिहेवियर गलत कर रहा है तो भी वो इसी चीज़ में आता है। इसके बाद बता रखा है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, ये मैंडेटरी है। हर एक प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो उसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ज़रूरी है। उसके बाद बता रखी है उसको पावर दी गई है सिविल कोर्ट की, ये समन कर सकती है, डिस्कवर कर सकती है और डॉक्यूमेंट को ले सकती है उनसे, जो भी सारी डिस्कवरी कर सकती है। और उसको बता ईच इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है रिक्वायर, उसको कितना होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए NGO से, एसोसिएटेड कमेटी टू कोज ऑफ वुमेन के लिए, ठीक है। उसके बाद लोकल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लोकल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए, ठीक है, जो कंप्लेंट को रिसीव करे और जिसमें 10 से कम वर्कर है उनके लिए भी, ठीक है। जो अगर वो एम्प्लॉयर है अपने आप कंप्लेंट करता है तो एडिशनल लोकल ये है, ब्लॉक लेवल पे भी होनी चाहिए, ये सेफ गार्ड देती है वुमेन को। और ये आल्सो सेफ गार्ड देती है फॉल्स और मैलिशियस चार्जेस को, अगर कोई गलत चार्ज लगाता है तो उसको भी प्रोटेक्शन देती है। तो दोस्तों ये था आज के लिए, आगे का पोर्शन कल कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।